हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट अभी तक हमारे लेवल्स के आसपास काम करा के अच्छे से उसको होल्ड करती नज़र आ रही है। जैसा आप देख रहे हो अभी तक लकीली सब ठीक रहा है, लेकिन जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा देखने को मिला है हमें इस वीक। अच्छा बजट आने के बावजूद अब उसमें भी कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं, उनकी बात आज करेंगे। अच्छा बजट आने के बावजूद यहाँ पे हमने सेंटीमेंट देखा मार्केट का ख़राब रहा और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न आपको पता है, अदानी ग्रुप के शेयर्स का नीचे आना है। तो आज एक बार और फाइनली अदानी की बात और करेंगे और मेरे ख्याल से आज के बाद किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी क्या करेंगी मार्केट, क्या कैसे होगा वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन चलिए अब समझ लेते हैं पहले चार्ट्स पे कि हमें इंडेक्सेस, सेक्टर्स, स्टॉक्स क्या बता रहे हैं और उसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन में। मार्केट जो बता रही है वो तो बता रही है, अदानी ग्रुप्स के जो स्टॉक्स हैं उनका क्या भविष्य हमें नज़र आ रहा है। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा हम हर बार यही बोलते आ रहे हैं, दूर रहना है इससे जब तक 18,400 500 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे। क्या देखा आपने देखा जो ये रेंज थी उसको नीचे काटा भी तो भी हमने पहले कहा था कि पैनिक नहीं करना है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता फर्क इस बात से है कि ये ज़्यादा इसके नीचे रुकना नहीं जाना चाहिए, गिरते नहीं चले जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। क्या देखा आपने, नीचे कटा एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट एरिया जो 17,300 400 का जोन दिया था हमने, उस पे ही लो लगा गया है। एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे जो 17,350 की लाइन लगी हुई है उसी पे लो लगा गया है। आप देख सकते हो 17,354 के आसपास। और इतना ही नहीं, जब से लेवल ब्रेक किया है आप देख रहे हो हमारी रेंज के ऊपर वापस जाने में असमर्थ रहा है, जा ही नहीं पा रहा है ऊपर, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। इसका साफ मतलब ये है कि जो भी हम एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं, जिस तरह से एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो अब क्या देना है ध्यान यहाँ से, देखिए बाकी चीज़ें तो हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन लेवल वाइज अगर बात करें तो ये याद रखिएगा अभी भी ये नीचे आ सकता है, नया लो लगाने जा सकता है, लेकिन 2-3 डेज की सस्टेनेबिलिटी 17,400 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है, अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहा है, मेरी नज़र में इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सूनर और लेटर ये ऊपर आता नज़र आ सकता है। मेन चीज़ क्या ध्यान देनी है, मेन चीज़ याद रखिएगा, जब तक ये रेंज नहीं कटेगी प्रॉपरली 18,300 450 तब तक हम किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं हो सकते कि अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा तब तक लो जो लग जाएगा, बॉटम जो लग जाएगा, वो नहीं माना जाएगा कि वो वाकई कोई बॉटम है। इसीलिए ध्यान ये रखना है, जब तक ये एरियाज ब्रेक नहीं कर जाते हम नहीं मानेंगे कि बॉटम क्रिएट हो गया है, तब तक हमें इसे शक की नज़र से ही देखना है। लेकिन जैसे रिस्की प्लेयर्स होते हैं सपोर्ट के आसपास देखने के लिए, तो याद रखिएगा हमारा सपोर्ट एरिया 17,300 400 का ही है। इसके नीचे लोज लगाने जा सकता है, इसके नीचे चलेगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम बढ़ती नज़र आएगी और कैसे बढ़ेगी फिर उसकी बात आगे करेंगे। अभी उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ओवरऑल हम बुलिश हैं। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आपको याद होगा दोस्तों, हम लोग हर बार बात करते आ रहे हैं कि ये ज़्यादा गिर सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन लेवल ना देने के बावजूद हमने ये बात की थी कि 39,000 39,500 की साइड ये बड़े आराम से आ सकता है और इसके आसपास इसे रुक जाना चाहिए। ज़्यादा नीचे की साइड, मेजर सपोर्ट की साइड नहीं आना चाहिए। हम इसकी बात करते आ रहे हैं, जो भी दोस्त हमारा वीडियो फॉलो कर रहे हैं। क्या देखा है आपने, अभी तक इसने 39,400 के आसपास लो लगाया है। जी हाँ, ऑलमोस्ट उसी एरिया में लगाया है जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा अभी भी ये नीचे नए लो लगाने आ सकता है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ हमेशा यही रहेगी इसमें भी कि जब तक ये 43,400 का एरिया ब्रेक नहीं कर जाता तब तक हम इसमें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो सकते कि इसके बॉटम्स लग गए हैं। हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे इसने काम किया है ये काबिले तारीफ है, अच्छी बात है। तो
तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लेवल शेयर कर सकते हैं आपसे। ये जो कोशिश कर रहा है, ये एक अच्छी कोशिश मुझे कहनी चाहिए कर रहा है। तो ये जो एरिया अब आपके सामने आ रहा है 38,700 ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ, ये एरिया अब हमें फोकस रखना है। अगर इससे नीचे चलने की कोशिश करता है तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा। फिर 36,000 की साइड रुकेगा या नहीं, वो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी में अभी भी लो लगना चाहे लग सकता है, ये याद रखना है, और इससे पूरी तरीके से अभी दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से रहेगा। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर, और फार्मा सेक्टर ने फाइनली इस वीक जो काम किया है उसमें हमें ज़्यादा राहत ही मिली है। जैसे ही इस रेंज में काम कर रहा था, नए लो लगा रहा था, ये एक सिलसिला इसने चालू किया था जिसके लिए हमने बात की थी कि जल्दी ही ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। फाइनली आप देख रहे हो इस वीक इतने मार काट के बाद इसने लेवल को ब्रेक कर दिया है। क्या मतलब है इसका साफ मतलब ये है कि इसके मन में क्या चल रहा है, या तो हमें क्लैरिटी नहीं है, या तो ये काफ़ी नीचे जाने के मूड में है, या टाइम बिताने के मूड में है। तो इसीलिए जब इतनी कन्फ्यूजन हो तो काम करने की कोई कसम तो हमने खाई नहीं है कि फार्मा सेक्टर से ही पैसे कमाने हैं, राइट। तो जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है हमें दूर ही रहना चाहिए। इस लेवल का काम अब फिनिश हो गया है। जब तक 13,000 के ऊपर ये नहीं आता है तब तक अब हम इसमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में आपको याद होगा हमने बात की थी, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो सिंपली ये करेक्शन लेवल एक्सटेंड कर सकता है और इन लेवल्स के आसपास बड़े आराम से आ सकता है। क्या देखा है आपने अभी तक, वो लास्ट वीक ही उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर काम कर रहा था। तो हमने बात की थी कि थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, अगर यहीं से रुक जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये वापस नीचे की ओर आता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और अभी हमने देखा है कि इस वीक जब प्रॉब्लम आई तो कितनी बड़ी कैंडल आप देख रहे हो उसने बनाई है हमारे सपोर्ट के नीचे, और सारे लोस को काट कर नीचे की ओर बंद किया। वो अपने आप में एक सबसे बड़ा सिग्नल था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है और हमें इससे दूर रहना है। अब वापस से सपोर्ट पे आ गया है, आप जैसा देख पा रहे हो, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अब मेटल सेक्टर भी ऐसी जगह पे आ गया है जहां से इसको ये डिसाइड करना है कि ये क्या चाह रहा है। लो लगाने को अभी भी इसके नीचे लगाने जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा ट्रेंड की जो कंफर्मेशन है, हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन का एरिया अब यही रहेगा। जब तक ये 6600 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक अब हमें ट्रेंड के कंफर्मेशन की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। और ये आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में भी आपको याद होगा हमने बात किया था, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर इसको होल्ड कर पाएगा या नहीं, ये क्लैरिटी हमें नहीं है, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहा है इसको ध्यान देना है लेवल को। क्या देखा आपने, जो अदानी स्टॉक के जो इश्यूज हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसीलिए यही बात है कि एनर्जी सेक्टर में ओवरऑल आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। हमारी नज़र में आज भी वैल्यू वाइज ये इसी सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहा है, लेकिन अगर इंडेक्स को देख रहे हैं तो बिल्कुल अब इससे दूर हो जाने की ज़रूरत है। और इसमें मैं कोई भी लेवल कुछ भी देने का अब इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ जो डिपेंडेंसी है वो अदानी के स्टॉक के ऊपर आ गई है ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए अभी हम इसमें कोई बात नहीं करेंगे जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है। एनर्जी सेक्टर से पूरी तरीके से फिर दूर रहने की ही ज़रूरत है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर कम से कम अच्छा काम करता नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें मार्केट में क्लैरिटी नहीं शो कर रही हैं, लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी एक सजेस्टेड एरिया से एक अच्छा मूवमेंट देता नज़र आया है। अब क्या हो सकता है, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है दोस्तों। हम यहाँ बात करते आ रहे हैं कि ट्रेंड के क्लैरिटी जो है, जो कंफर्मेशन है, वो 31,200 के ऊपर ही जब ये निकलेगा 2-3 डेज़ के सस्टेनेबिलिटी, 2-3 डेज़ की कैरेक्टर वो हमें नज़र आएगी, तभी हम बात कर सकेंगे कि हाँ ये अब पूरी तरह से अच्छा हो गया है। और फिर यही लो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि बेसिक डाउ थ्योरी में हम सब जानते हैं हायर हाई और हायर लो की कैटेगरी में वो आ जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है अभी भी ये नीचे आ सकता है, याद रखिएगा। अभी भी वो संभावनाएं खुली हुई हैं
इसीलिए सपोर्ट एरिया अब हमें यही फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये रहा ऑटो सेक्टर का चार्ट। ऑटो सेक्टर फर्स्ट क्लास तरीके से ऊपर चलता नजर आ रहा है। जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि रेंज में है, दूर रहना है इससे, होना सिर्फ पोजीशन उन्हीं की चाहिए जो नीचे से इसे राइड करते आ रहे हैं। अभी तक आपने देखा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जिस लो को फॉलो करने की बात हम करते आ रहे हैं वो अभी तक पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो जितना हमें दिख रहा है मार्केट में ज़रा सा भी अच्छा परफॉर्मेंस आया, आप देखोगे ये रेंज ब्रेक करती नज़र आ सकती है, ये ऊपर की ओर बिल्कुल जाता नज़र आ सकता है। लेकिन मार्केट ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर ये जो रेंज कंटिन्यू चल रही है वही कंटिन्यूटी हमें आगे भी फिर नज़र बिल्कुल आ सकती है। सो स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है। जिनके पास नीचे से है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी फ्रेश पोजीशन सीकर्स जितना दूर रहें उतना बेटर रहेगा। और आपको याद होगा दोस्तों हम लोग एफएमसीजी के बारे में भी यही बात करते आ रहे हैं। सेम जैसा ऑटो में इसमें भी यही जो एरियाज हैं मूविंग एवरेज वाले सपोर्ट, ये लोज, इनको देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी में हमने यहाँ नीचे की बात की थी, वहाँ तक आया ही नहीं। और इसमें भी जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए फ्रेश पोजीशन सीकर्स बिल्कुल दूर रहें। सिर्फ नीचे से जिनके पास पोजीशन बनी आ रही है उनके लिए अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ये लेवल भी इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने की संभावना दिखा रहा है कि ब्रेक कर सकता है। तो लेवल के तौर पर 42,200 का एरिया सेम है। जब तक इसके ऊपर है अच्छा करता चला जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में देखिए कोई चेंज नहीं है दोस्तों। जब तक 4400 के ऊपर ये अच्छे से नहीं निकल जाता तब तक ट्रेंड में और कंटिन्यूएशन अपसाइड होगी, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं होने वाली है। इसका ब्रेक करना ऊपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने बहुत अच्छी चाल ले ली है। हर बार की तरह बस यही कहूँगा, जो नीचे से राइड कर रहे हैं उनकी बात डिफरेंट है। हम पहले से बात कर चुके हैं कि ये 34, 50, 60 तक आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। इसके नीचे चलेगा तो इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, वरना अभी ये यहाँ कहीं काम और करा के करेक्शन अच्छी करके वापस ऊपर की ओर चलता बिल्कुल नजर आ सकता है। और ये रहा रियल्टी सेक्टर का चार्ट। रियल्टी सेक्टर में भी आपको याद होगा दोस्तों हमने बात की थी, नीचे आ गया है वो परेशानी नहीं है। इस साइड 386, 85, 84 इस साइड इसको आता नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर ये बताएगा कि इसमें फिर करेक्शन का टाइम या प्राइस और बढ़ने वाला है, एक्सटेंशन होने वाली है। जब तक ये यहीं कहीं रेंज बना रहा है, थोड़ा बहुत लो लगाना चाहे, यहीं से ऊपर जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं डिसाइसिवली बड़ी बड़ी कैंडल से ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो हमें समझ जाना है कि फिर प्रॉब्लम आ गई है और फिर इससे पूरी तरीके से दूर हो जाने की ज़रूरत है। अभी तक ऐसा नहीं हो सका है कुछ भी, तो जब तक इस तरह से यहाँ काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अभी भी बड़े आराम से एक लो लगाना चाहे लगा के ऊपर बिल्कुल जाता नज़र आ सकता है। सो ये देख लिए आपने सभी सेक्टर्स के चार्ट। आज बहुत सारी बात करनी है तो जल्दी जल्दी उनको शॉर्ट में कवर करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर में स्पेसिफिकली आप देखिए बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक दोनों के बारे में हम यहाँ बहुत चर्चा करते आ रहे हैं। लास्ट 1 मंथ शायद हो गया कि उनमें ऑलरेडी एक अच्छी चाल आ चुकी है। एक आउट परफॉर्मर की तरह दोनों ने बेहतर तरीके से काम किया है। हम यहाँ बात इसलिए कर गए थे दूर रहना है उनसे। तो उनमें जो फॉल आ रही है, जिसमें कई लोगों का जो एक प्रश्न रहा है मुझसे कि बैंक और जो ये पीएसयू बैंक है इनका क्या फ्यूचर है, तो देखिए अभी तक कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। राइज आया है, करेक्शन बहुत लाजमी सी बात है। थोड़ा वो डीप करेक्शन भी कर रहे हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं है। जो लेवल्स शेयर किए हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जो आज मैंने बैंक निफ्टी के बारे में भी बताया है। सेक्टर्स ओवरऑल ये कहने को हमें बता रहा है सिर्फ कि जो फार्मा है, मेटल्स है, एनर्जी है, जो इसका नाम मैंने भी नहीं लिया था, ये तीनों सेक्टर्स जो हैं अब वो करेक्शन थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इनसे हमें पूरी तरह से दूर रहना है। एनर्जी से मुझे बहुत आशाएं थी लेकिन लोगों को पता नहीं है कि एनर्जी सेक्टर के तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सिर्फ जो अदानी के स्टॉक्स हैं उसमें उनकी वजह से इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया है, लेवल्स ब्रेक कर गया है। तो हम इंडेक्स ही देखते हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
जो हम यहाँ कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे लाइफ टाइम हाई लगाने वाले भी स्टॉक हैं हर सेक्टर में, लाइफ टाइम लो की ओर चलने वाले स्टॉक हैं हर सेक्टर में, राइट। तो इसीलिए सेक्टर बेसिस पे तो हम नहीं देख सकते ब्रॉडर वे में, लेकिन अगर इंडेक्स देखें तो वो बिल्कुल ये शो कर रहा है कि अभी वो डिसरप्ट हो चुका है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदानी के स्टॉक्स के कारण उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। फिर भी अब हम इंडेक्स देख रहे हैं तो उससे पूरी तरीके से हम दूर हो गए हैं। सो ओवरऑल सेक्टर्स में मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम मुझे अच्छी कोई खास लेवल की नज़र नहीं आ रही है। करेक्शन इंडेक्स में जो हो रही है एक्सटेंशन, जो हमने सेक्टर्स के नाम लिए, वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में अभी तक नहीं है। बाकी आगे जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करेंगे। अगर इसके अलावा बात करें ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आपने देखा है कि डॉलर इंडेक्स हो, डाउ जोन्स हो, बॉन्ड यील्ड हो, तीनों ही फर्स्ट क्लास काम करते नज़र आ रहे हैं जैसा हम एक्सपेक्ट करते आए हैं। डाउ जोन्स बढ़िया चाल लिया था, मैंने लास्ट वीक ही बता दिया था कि वो एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया जो पहले से हमने दिया था, जहाँ से फॉल भी आई थी, हमने जो सजेस्ट किया था यहाँ पे, वहाँ पे दोबारा पहुँच चुका है उसके आसपास, तो फिर से करेक्शन कर सकता है। अभी तक आपने देखा है उससे नीचे करेक्शन तो ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन उसी रेंज में, उसी रेंज के आसपास वो टाइम बिताता नज़र आ रहा है। तो अभी क्या है, वो ऐसा थोड़ा सा पॉज लेने वाला सिनेरियो है। जब तक रेजिस्टेंस अच्छे से ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड कंटिन्यूएशन तो इसके लिए मुश्किल रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों ही आप देख रहे हो बहुत बढ़िया से काम करके, अब डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा एक बाउंस आने की कोशिश हो रहा है, बॉन्ड यील्ड में भी हो रहा है। फिर भी जैसे जैसे चलेगा देखेंगे, लेकिन अभी तक ओवरऑल अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, जो मैं लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक मुझे कहना चाहिए, रिपीट करता आ रहा हूँ यहाँ पे, कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो हमें हमेशा से प्रॉब्लम देते आ रहे हैं, जिनके कारण 2022 में हम अंडर परफॉर्म करते आ रहे हैं मार्केट में, उसकी रीज़न सिर्फ ग्लोबल पर्सपेक्टिव रहे हैं और अब वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। तो वो परेशान नहीं कर रहे हैं तो फिर से हमें अच्छा करना चाहिए, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न आपने इस वीक देखा, बेहतरीन बजट आया, मुझे कहना चाहिए लोग उसमें कमियां निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वो वही बात हो गई, वाइट पेपर में जो ब्लैक डॉट्स हैं वो खोजे जा रहे हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। सो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बजट में, अगर मेरी बात मान भी ली जाए, तो क्रॉस क्वेश्चन तो यही आता है कि फिर मार्केट इतना तेज़ गिरा क्यों, इतना नीचे लो की ओर गया क्यों? तो देखिए उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब हम एक गलती बार बार कर रहे हैं तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि हमारी एक इंटेंशन सी हो गई है उन चीज़ों को देखने की जो हमें देखनी नहीं चाहिए। मैं लगभग 500 बार तो कह चुका हूँ इस चैनल पे कि हमें कभी भी, कितना भी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा हो, कोई 1-2 दिन के मूव से उसको कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए। अगर वो परमानेंटली कुछ शो कर रहा है डैमेज, जैसे कि अभी अदानी के इशू के बारे में हम बात करेंगे कि फॉल आया लगातार, तो उसमें हमें फिर थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। तो आने वाले दिनों में जैसे हमने देखा कि पिछले 2-3 सेशन में तो कुछ नहीं हुआ बजट के बाद, लेकिन हम देखते हैं आने वाले दिनों में भी अगर वो प्रॉब्लम बढ़ती है, फॉल आना शुरू होता है, तब हम मानेंगे कहीं ना कहीं उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या और कोई रीज़न से मार्केट में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जब तक वो नहीं नज़र आ रहा है, हमें उसमें ऐसा एक दिन में फॉल आ गया और ऐसा कुछ हो गया, उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। सो अब अगर बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में अब आप देखो कि जो बजट के दिन फॉल आया, उसके बाद जो एक लो लगाया उसने, क्या वो हमारी सोच से अलग था? आप खुद सोच के देखिए। यहाँ पे क्या हम बात नहीं कर गए थे कि लास्ट वीक हमने ये बात की थी कि 17,500 के आसपास हो आया है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो रही है वो हमारी पूरी हो गई है। 200-400 पॉइंट्स अगर और हो जाएगा तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम बार बार इसको रिपीट करते आ रहे हैं, जब ये लेवल ब्रेक नहीं भी हुए थे तब से, कि पैनिक नहीं होना है। अब उसके बावजूद अगर कोई ये सब देख के पैनिक हो रहा है तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। सिंपल सी बात हम करते आ रहे हैं कि 17,000 हमारा 300 से 400 का जोन है, वो सपोर्ट एरिया है। लो लगाने को क्या 17,150 लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकता है, वहाँ तक बिल्कुल जा सकता है। क्या 16,900 जा सकता है? नहीं जाना चाहिए। ये एक डिफरेंस आपको आज मैं और बता दे रहा हूँ, बिल्कुल मोटा मोटी सिंपल सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हो सकता है? 17,150 का लो लग सकता है। क्या 16,900 की साइड रुक सकता है? 1-2 घंटा जा सकता है?
नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जाना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। यही मैं आपको बताने की कोशिश हर वीक करता आ रहा हूँ कि ओवरऑल अभी हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर ही है, एग्जैक्ट उसी जोन में लो लगा गया है। इनफैक्ट जो लो हमने जो सपोर्ट दिया था हमने चार्ट्स पे, एग्जैक्टली उसी पे लो लगा गया है। लकीली अभी तो आपने देखा है कि 2 आवर भी नहीं रुका 17,300 की साइड, फॉरगेट अबाउट 17,200, राइट। तो इसीलिए जब हम कोई चीज़ ऐसा नहीं देख रहे हैं जो यहाँ बात ना की गई हो, तो फिर किस लिए हम इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। जब मार्केट में एक बार लेवल प्रॉपर ब्रेक कर जाएगा तब हमें डरना चाहिए, और हम डरेंगे और उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को मैनेज करेंगे। सो ओवरऑल जब हम ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं, चाहे बाहर की चाहे अपने डोमेस्टिक की, कहीं कोई दिक्कत अभी तक नज़र नहीं आ रही है। वो एक जो सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है अदानी ग्रुप की वजह से, और जो हमारा टाइम साइकिल ख़राब हुआ है, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत हमें परेशान ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन अभी ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक लेवल ब्रेक ना करे कोई दिमाग में प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही कहूँगा। और अब बात करते हैं अगेन टॉपिक ऑफ द डे, अदानी ग्रुप के बारे में। सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्या मैंने कुछ बताने में कुछ ऐसा कन्फ्यूजन रखी थी। एक बार वीडियो लास्ट जाके देख लीजिएगा, 2-3 लाइन्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बोली थी, और मैंने सिंपल वे में ये कहा था कि फाइनली हमें एविडेंट दिख गया है, वो एविडेंस दिखा है कि उसने लेवल ब्रेक किया है। अदानी पोर्ट का आपको एग्जांपल भी दिया था कि 745 का लेवल ब्रेक कर चुका है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो दिखा रहा है। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वहाँ काट दें तो हम पता नहीं वी शेप रिकवर कर जाएगा तो छूट जाएगा, लेकिन अगर हमें देखने की ताकत है, अगर हमने लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लिया है, तो सिंपल सी बात यही है, मीडियम टर्म सपोर्ट को फॉलो करना है। इतना क्या मुश्किल मैंने लाइन बोली मुझे तो पता नहीं। स्पेसिफिकली मैंने कहा कि वहाँ तक की गिरावट देखनी पड़ सकती है। उसके बावजूद मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपने तो कहा था कि ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, ये अच्छा हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन गिर तो सकता ही है। ऐसा मैंने कब कहा नहीं गिर सकता है। आज भी मीडियम टर्म सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुए। अब उसमें कोई कह सकता है लो इनके तो लेवल ही नहीं ब्रेक होते हैं, 4000 से कोई स्टॉक 1000 आ गया, इनका लेवल ब्रेक नहीं हुआ। नहीं हुआ ब्रेक, क्योंकि हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि मैं आज से नहीं हमेशा से ऐसी बात करता आ रहा हूँ, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें वोलेटिलिटी इस लेवल की हाई होती है, उसमें हमेशा जो लेवल होते हैं वो दूर होते हैं। याद कीजिए तानला प्लेटफॉर्म, जाके देखिए मीडियम टर्म सपोर्ट उसका कहाँ दिया है। याद कीजिए इस तरह के जितने भी हाई बीटा काउंटर हैं, और जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप चेक कर सकते हो, सबके सपोर्ट आपको दूर ही मिलेंगे। सेम एज वेल अदानी ग्रुप का अभी तक जितने भी स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ, ज़्यादातर स्टॉक्स में मीडियम टर्म सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए हैं, और अगर किसी में ब्रेक हुआ हो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। मेनली जो स्टॉक्स हैं, अदानी इंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, इन सब में मीडियम टर्म सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए हैं। तो जब नहीं हुए हैं तो नहीं हुए हैं। अब कोई वहाँ तक नहीं देखना चाहता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। दूसरा पहलू ये है, अब आप इसमें ये देखो कि सेंटिमेंट खराब हुआ, मार्केट में प्रॉब्लम आई, उसमें स्टॉक्स में फॉल आया। अब इसमें कई लोग का ये कहना है कि लोग सेलिंग कर रहे हैं और ये सब परेशानी चलती रहेगी और ये तो फ्रॉड है। देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था, फ्रॉड कौन है कौन नहीं है हम नहीं जान सकते, ये तो वक्त बताएगा। अब अगर किसी का सवाल ये है कि इतना 60% गिर गया है और पता नहीं कितना फॉल आ चुका है, तो क्या अभी भी नहीं मानोगे फ्रॉड है? तो आपकी एक जानकारी के लिए ये आपको याद दिला दूं कि अभी रिसेंट का केस अभी आप जाके चेक कर सकते हो। 2 नाम ले रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही किसी को कोई नेगेटिव थॉट में यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जाके देखिए, अंबर एंटरप्राइज अपने सेक्टर में फंडामेंटली बहुत ही साउंड स्टॉक है और वो बहुत अच्छा है, जाके देखिए कितना गिरा है वो। इसके अलावा सीक्वेंट साइंटिफिक फार्मा सेक्टर का है आई बिलीव, जाके देखो आप कितना गिर चुका है और किस तरह की बातें होती आ रही हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये डिबेटेबल जो सिचुएशन जब भी होती है मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि 60, 70, 80% जो फॉल आता है वो कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, बढ़ जाते हैं, वो गिरने का अधिकार रखते हैं। तानला प्लेटफॉर्म याद कीजिए आप, बहुत बातें हो रही थी, आप देखिए कहाँ आ गया। तो ऐसा कौन सी प्रॉब्लम हो गई, चला कहाँ से है वो, कितना रिटर्न दिया है उसमें,
ये सब भूल जाते हैं लोग और उसके कारण ये सब परेशानी में आ जाते हैं। अरे रिलायंस HDFC जैसे 60-70% गिरे हैं, तो इन स्टॉक की क्या वैल्यू है आप मेरे को बताओ। कौन सा ऐसा स्टॉक आप बोलते हो मुझे बताओ फंडामेंटली साउंड है और वो 60-70% नहीं गिरा है। कौन सा है आप मुझे नाम लेके बताना और दिखाना मुझे कौन सा स्टॉक नहीं गिरा है। सब गिरते हैं अपने लाइफ टाइम में, समय खराब सबका आता है, सब पे उंगली उठती है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिस पे उंगली नहीं उठती है। ज़्यादातर मुझे कहना चाहिए उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे, ये याद रखिए। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ओवरऑल उस जो ग्रुप है उसका पर्सपेक्टिव क्या रहा है। क्या उसने पहले कोई फ्रॉड किया है, क्या उसकी कभी पेमेंट्स डिले रहे हैं, क्या उसने कभी कोई डिफ़ॉल्ट किया है इससे पहले। मैंने तो ढूंढने की कोशिश की दोस्तों, इसीलिए मैं आज आपको ये सब बात बता रहा हूँ। मुझे तो कोई ऐसा डेटा नहीं मिला, सवाल उठते रहे हैं, प्रूव कुछ आज तक नहीं हो पाया है। और मैं जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसमें कोई मैं ऐसा कोई चौंकाने वाली बात देख भी नहीं पाया। क्या हमें यहाँ पे ये नहीं पता था कि उसके वैल्यूएशन हाई हैं, 200-300 का पी, 400 का पी हो गया। अरे अभी जो मैंने नाम लिए आपको सारी, ये सब 200-300 के पी पे हैं आज भी। अंबर एंटरप्राइज, सीक्वेंट साइंटिफिक, जाके देखिए इनके पी आज भी 60-70% ऊपर से साफ हो चुके हैं और आज भी 200-300 प्लस हैं उन सबके पी। तो क्या मतलब है इसका। तो ये सब बातें बिल्कुल बकवास की बात है। पी तो कोई जरिया है ही नहीं इस चीज़ समझने का कि कोई स्टॉक खराब है, महंगा है या सस्ता है, ये पता लगता है। क्वालिटी हमेशा महंगा ही रहता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये कोई ज़्यादा ऐसा परेशानी की बात नहीं है। अब इसमें बात आती है कि क्या ये फ्रॉड है। फ्रॉड है तो ये ज़ीरो हो जाएंगे स्टॉक, वो हमें पता लग जाएगा, हमारा मीडियम टर्म लेवल ब्रेक करेगा, हम समझ जाएंगे कि दिक्कतें आ रही हैं, दूर हो जाना है, राइट। लेकिन अगर जब तक ये फॉल आया है, फॉल देख के अगर हम घबरा रहे हैं, तो ये दुनिया के पहले स्टॉक नहीं है। अभी टेस्ला और जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो फंडामेंटली साउंड हैं, वो अभी 60-70% गिरे हैं भाई। जाके देखो आप अपना फेसबुक, मेटा जाके देखो कितना कितना गिरे हैं। तो क्यों सिर्फ अदानी पे प्रॉब्लम आ रही है, समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल को ये फ्रॉड निकलेंगे मैं बिल्कुल मान लूँगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी नहीं पता है कि ये फ्रॉड है या नहीं। लेकिन जितना कुछ मैं देख रहा हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट उस बंदे को देना बनता है। उस पर इतना कोई लांछन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ना उतनी होल्डिंग मार्केट में है कि जो लोग लेके फंस गए हों। ज़्यादातर होल्डिंग्स उनकी अपने पास ही है, उनका ज़्यादा शेयर मार्केट में था ही नहीं। ये भी एक चौंकाने वाला डेटा देखने को मिला मुझे। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ट्रेडिंग में, सेंटीमेंट खराब होने की वजह से गिरता नज़र आ रहा है। आज तक का मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है। अब इसमें कोई डिबेट करना चाहे मैं उसमें नहीं पढ़ सकता। जो सबका अपना अपना व्यू होता है, मेरा अपना व्यू है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो सकती है और स्टॉक गिरा है उसका मतलब है कि कोई दिक्कत है। लेकिन क्या वो फ्रॉड वाली सिचुएशन है, ये थोड़ा सा मेरे को अनलाइकली लगता है। बट स्टिल जैसा मैंने कहा ना, जैसे आपको नहीं पता है वैसे मुझे नहीं पता है। कल को जो भी चीज़ें सामने आएंगी हम सब देखेंगे। और दुख की बात यही है कि जो मोदी जी को अदानी जी के साथ जोड़ते हैं और उस चीज़ को उस तरह से पेश करते हैं, वो ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव है इस मौके को भुनाने में। सो कोई कैसे आगे बढ़ा है, टॉप 3 में कैसे पहुंचा, उस पर हम ना जाएं तो अच्छा है। ये वही छोटी सोच वाले लोग होते हैं जो खुद तो कुछ जीवन में कर नहीं पाते हैं और दूसरा बढ़ जाता है तो उसको देखकर जलन हो जाती है और इस तरह की घटिया बातें करते हैं। तो उसमें ज़रा सा भी कोई प्रश्न उठाता है तो फिर बिल्कुल झोला पानी सब लेके खड़े हो जाते हैं। हम तो कह रहे थे चोर है। ये सब बेकार की बातें हैं और इतनी ओछी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्रॉड हैं आने वाले समय में पता लग जाएगा, बट एटलीस्ट हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, बाहर वाला कोई प्रश्न उठा रहा है, एटलीस्ट हमें इतना रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उनकी बातों को इस तरीके से उछालना नहीं चाहिए जो सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा यहाँ खड़ा कर दिया गया है। जो कि है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और एक दिन आएगा शायद ऐसा कि हम इस चैनल पे इसी वीडियो को दोबारा चला के आपको याद दिला रहे होंगे कि मैंने आज क्या कहा है आपसे। तो याद रखिए इस बात को, गलत हम हो सकते हैं, उनमें कुछ निकल सकता है, स्कैम कोई फ्रॉड निकलेगा तो हम बात करेंगे। याद रखिए पास्ट डेटा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, और पास्ट डेटा यही कह रहा है कोई भी 1 रुपए का अभी तक
ना उनकी छवि पे, ना ही उनके पेमेंट्स में, ना ही किसी को लोन चुकाने में कहीं कोई डेंट नज़र मुझे तो नहीं आया है। बिल्कुल हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, मैं उस पर कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने सब कुछ देख लिया है, कोई इन डेप्थ एनालिसिस की है, लेकिन जो भी मोटा मोटी मैं देख सका मुझे कुछ ऐसा गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी जो होगा वो देखेंगे। कुल मिला के बात बस ये याद रखनी है कि अब जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट में काम हो रहा है, अगर फॉल आई अदानी ग्रुप में और तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन लेवल्स ही हमें ध्यान देने हैं, क्योंकि उसके आगे फिर कितना जाएगा नीचे, क्या करेगा वो हम नहीं जान सकते। इसीलिए उसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अदानी की ग्रुप के स्टॉक गिरें या ना गिरें, वो क्या करेंगे ये तो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से पता लग जाएगा। बाकी मार्केट जो करेगी वो तो हम देखेंगे ही। सिंपल सी बात इतनी है, लेवल्स को फॉलो करना है, चाहे वो अदानी ग्रुप हो चाहे मार्केट, दोनों जगह पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद मानता हूँ, मैं तो आपको खुद यहाँ पे अलर्ट करता आ रहा हूँ कि साइकिल जो है, जो टाइम है, उसने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखाई है, उसका मिनिमम इम्पैक्ट भी पड़ चुका है। अब आगे कैसे क्या होगा वो लेवल्स ही बता सकते हैं, तो लेवल्स फॉलो करें, अभी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में इसको ऊपर ही निकलना चाहिए। लो लगाना चाहे निफ्टी बिल्कुल थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अभी तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, कल को आएगी तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, ऑलरेडी मैंने आपका बहुत समय आज ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, मैं अपनी बात आपके सामने क्लियरली रख पाया हूँगा। नेक्स्ट वीक पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।